नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधवा। हमारे समाज में एक आम धारणा है, वो ये है कि बच्चों के नंबर सब कुछ है। वैसे हमारी भी आदत हो गई कि हम बच्चों का मूल्यांकन ना उनके नंबर से ही करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे के नंबर अगर ठीक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा बच्चा जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तमाम स्कूल्स भी बच्चों को नंबरों के पीछे भागना ही सिखाते हैं, लेकिन अब चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। तमाम स्कूलों ने पहल की है और अब इसके लिए एनसीईआरटी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। और अगर सब कुछ तय नियमों के हिसाब से चला तो बहुत ही जल्द बच्चों के हाथों में उनका एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड होगा जो बच्चों का संतुलित मूल्यांकन करेगा। इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए बच्चों के नंबरों के साथ साथ उनके सोशियो इकोनॉमिक स्किल को भी परखा जाएगा। नए ढंग के ये रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों के स्कूल और उनके घरों के बीच की कड़ी होंगे और ये प्रयोग कई स्कूलों में शुरू हो चुका है और अब तैयारी इसे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में लागू करने की भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बदलाव बच्चों पर नंबरों का बोझ कम कर पाएगा और क्या बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की जिद पर अड़े पेरेंट्स की सोच रिपोर्ट कार्ड के नए पैटर्न से बदल पाएगी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। जिस रिजल्ट को हमने अपने बच्चों के भविष्य का सवाल बना लिया है, क्या कभी जानने की कोशिश की है कि वो रिजल्ट क्या खुद में परफेक्ट है? परीक्षाओं के रिजल्ट से बच्चों के भविष्य का आकलन करना हमारी आदत है। एग्जाम के रिजल्ट को हमने बच्चों को परखने का पैमाना बना लिया है, लेकिन क्या ये पैमाना सही है? और क्या रिपोर्ट कार्ड को सब कुछ मान लेने की हमारी समझ ठीक है? और क्या महज नंबरों से बच्चों को आंका जा सकता है? दरअसल बदलते दौर में पढ़ाई का पैटर्न काफी कुछ बदला। डिजिटल दुनिया ने जितना पढ़ाई को आसान बनाया है, उससे ज्यादा चुनौतियां खड़ी की हैं। आज के दौर में बच्चों की दुनिया भी काफी बदली है। जो बच्चे पहले दादी नानी के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे, आज वो बच्चे माता पिता के साथ भी अकेले हैं। इन चुनौतियों के बावजूद न तो स्कूलों में बच्चों को आंकने का तरीका बदला है और न ही रिजल्ट से उन्हें परखने में माँ बाप के तरीके में भी कोई खास बदलाव आया है। अच्छी बात यह है कि परीक्षा के रिजल्ट को अंतिम सत्य मानने वाली दकियानूसी सोच को अब बदलने की कोशिश हो रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूल बच्चों का ऐसा मूल्यांकन करे जो उन्हें एक बेहतर नागरिक के साथ अच्छा शिक्षार्थी बनाए। बच्चों की परीक्षाएं और उसके बाद उनके रिजल्ट ऐसे बनाए जाएं जो बच्चों को रटने की बजाय कुछ करके सीखने की प्रेरणा दें। स्कूल बच्चों को सब्जेक्ट्स के साथ उनके व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी आंकें और बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ प्रेरित कर सकें। एनसीईआरटी से जुड़े लोगों की माने तो अब बच्चों के रिजल्ट कार्ड बदले बदले नजर आने वाले हैं। इसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का नाम दिया गया है और इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की सलाह को शामिल कर बनाया गया है। इस नए रिजल्ट में अब ग्रेड या फिर मार्क्स का बोझ नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट टीचर्स, साथ में पढ़ रहे सहपाठी और पेरेंट्स के फीडबैक के आधार पर तैयार किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होगा, जबकि कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के रिजल्ट दूसरे पैटर्न के होंगे। रिजल्ट के नए पैटर्न से फायदा ये होगा कि बच्चे कुछ नया सीखेंगे, अपने गोल खुद सेट करेंगे और उन्हें पूरा करने की टाइमलाइन भी खुद तय करेंगे। बच्चों को रिजल्ट के साथ स्पेशल कार्ड मिलेगा जो बताएगा कि वो अपने सेट किए गए गोल को पूरा कर पाए या नहीं। अगर नहीं तो रिजल्ट ये भी बताएगा कि वो आगे अपने गोल कैसे पूरे कर सकते हैं। यही नहीं, नए पैटर्न पर बने रिपोर्ट कार्ड घर और स्कूल के बीच की कड़ी भी बनेंगे और माता पिता को भी पता चलता रहेगा कि उनके बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यही नहीं, स्टूडेंट्स के सभी एकेडमिक डिटेल्स डिजिटली स्टोर होंगे। अभी तक बच्चों का मूल्यांकन जो हो रहा था, वो उसमें जो अध्यापक जो थे मूल्यांकन कर रहे थे और कुछ हद तक जो थे उसके फ्रेंड्स जो दोस्त हैं वो भी मूल्यांकन कर रहे थे, लेकिन जो माँ बाप थे और जो सोसाइटी थी इसमें सम्मिलित नहीं थी। इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स को और सोसाइटी को भी एक पार्ट बनाया गया है, जिससे बच्चों का जो बच्चे सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उन पे भी एड्रेस किया जाएगा।
मतलब ये कि जल्द ही बच्चों का नया रिपोर्ट कार्ड ऐसा होगा जिसमें नंबरों का खौफ बिल्कुल नहीं रहेगा और ना ही नंबरों की कोई रेस होगी। बच्चों का रिजल्ट आईने की तरह साफ होगा, जिसे देखकर समझा जा सकेगा कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, और जो बच्चा कर रहा है या सोच रहा है क्या उसे लेकर गंभीर है। नए पैटर्न का रिजल्ट ये भी बताएगा कि बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है। फिलहाल ऐसे रिजल्ट को कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट के इस नए बदलाव को वो पेरेंट्स कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे जिन्होंने अंकों को बच्चों के लिए अंतिम सत्य मान रखा है। एनसीईआरटी की बॉडी परख जल्द ही बच्चों के लिए एक अलग तरह का रिपोर्ट कार्ड लाएगी। ये रिपोर्ट कार्ड सामान्य रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं होगा। HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे ये देखा जा सके कि बच्चे सिर्फ स्कूल में किताबी ज्ञान तो नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनका होलिस्टिक विकास जो है वो भी होना बहुत जरूरी है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के अलग रिपोर्ट कार्ड होंगे। 9वीं से 12वीं के लिए एक अलग रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न जो है वो जारी किया जाएगा। परख की माने तो बहुत जल्द स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं वो अब बदले जाएंगे। इसके साथ ही टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो हर बच्चे में डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि हर बच्चा अलग है। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित ना करें, बल्कि उनका जो पूरा होलिस्टिक ग्रोथ है वो भी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो कितना बदलाव इससे आएगा और कितना बच्चों पर और उनके अभिभावकों पर प्रेशर कम होगा, जानने के लिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। दीपिका शर्मा हमारे साथ है, प्रिंसिपल ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल से। डॉक्टर ज्योति कपूर हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर मनसली सीनियर सेकेंडरी स्कूल और साइकेट्रिस्ट भी हैं। और डॉक्टर RC जैन हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन के। साथ ही साथ मिसेस यशोदा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये एग्जामिनेशन हेड है DPS गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं दीपिका जी आपके पास आते हुए, किस तरह से अप्रोच बदलने की कोशिश हो रही है और ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होगा, क्या कुछ चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी और किस तरीके से बच्चों को परखा जाएगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली चीज तो ये है कि जो NEP 2020 आया है उसका एसेंस ही है कि आप होलिस्टिक पढ़ाई हो बच्चों की, और वो जब डेवलप हो तो वो होलिस्टिकली हो। एक बहुत लॉपसाइडेड एजुकेशन सिस्टम था हमारी कंट्री में, जो अभी भी काफी है काफी लेवल तक। वो है कि हम सिर्फ बच्चों को रटवाएं और स्कोर्स दिलवाएं। बट अब इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज और भी एक चीज आई है जो NEP के बाद है, वो पैंडेमिक में था। पैंडेमिक में बहुत सारे चेंजेस और रियलिटीज में चेंज आया है। दी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों की सोशल इमोशनल नीड्स बहुत डिफरेंट है। एक डिजिटल लाइफ हो गई है, हर बच्चे ने पढ़ाई करी है या किसी ना किसी स्क्रीन पे, चाहे वो सेल फोन की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे टेलीविजन की हो। तो एक बहुत मेजर चेंज आया, तो हमें इसको कैसे असेस करना है, और असेसमेंट में आप सोशल इमोशनली उनको कैसे असेस करेंगे, आप उनकी स्किल्स, क्योंकि आजकल हर थोड़े साल के बाद थोड़े जॉब्स ऑब्सलीट हो जाते हैं और नए जॉब्स आ जाते हैं, तो हम बच्चों को स्किल्ड करें या वो पुराने तरीके से कि ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, फिर कोई स्किल करें, उसमें जाएं। तो एक बहुत अच्छा मूव है ये। दिस इज द एसेंस ऑफ NEP, बहुत वेलकम डिसीजन है। चलिए इसी पर चर्चा आगे आपसे करेंगे। डॉक्टर RC जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। RC जैन साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जब हम बात करते हैं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सिर्फ वो किताबी ज्ञान काफी नहीं है, उसमें हम कहेंगे कि उसमें बच्चे की स्किल्स को भी हमें देखना होगा। बच्चा जो गोल दिया गया है क्या वो उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो किस तरीके से आंका जाएगा, कैसे परखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नई एजुकेशन पॉलिसी में उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, और इस विजन के तहत जहां पहले अभी तक एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेकर के और नौकरी की तरफ भागने की थी, प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी के तहत बहुत कुछ ऐसा बदलाव किया है। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चे में जो उसकी जो उसमें एक नई वो होती है कि मुझे उस लाइन में जाना, उसकी जो स्किल होता है जिसमें उसका रुचि होती है, 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चे में उस रुचि को पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा।
उसका जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट किया जाएगा, जिसके लिए 10 दिन बिना बैग के बच्चे आएंगे और जिसमें उसकी रुचि है, चाहे वो आर्ट में है, चाहे उसकी कला में है, चाहे उसकी और किसी चीज में, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और उभारने के लिए 10 दिन तक बिना बैग के बच्चे स्कूल में आएंगे और वहां पर उनके जो एक्सपर्ट होंगे, जो ट्रेनीज होंगे, उसको उभारेंगे। तो बच्चा 8th क्लास के बाद ही अपने उस रुचि के अनुसार अपना साइड चुन लेगा। जो बच्चा आज 10th क्लास के बाद 11th में साइंस या स्ट्रीम या जो भी स्ट्रीम चुनता है, वो उस बच्चे को 8th क्लास के बाद ही वो अपनी रुचि के अनुसार अपना सब्जेक्ट चुन करके उस तरफ निकल जाएगा। आगे सिर्फ वही बच्चा जा पाएगा जो पढ़ना चाहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग बच्चे 8वीं क्लास के बाद अपनी रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय को चुनने के लिए फ्री होंगे। ये इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी बात, जो अभी तक ये होता था कि 10th के बाद बच्चा साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, आर्ट्स लेता है, कंपटीशन होता था। वो कंपटीशन ही एजुकेशन पॉलिसी में खत्म किया गया है। आप एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जो एनसीईआरटी की तरफ से परख जो है वो रिपोर्ट कार्ड को बनाने के तरीके को बदल रही है, जिसमें सारी चीजें आएंगी, जिसमें आपको गोल क्या दिया गया, आपके साथी जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ आपके किस तरह के रिलेशंस हैं उनको भी परखा जाएगा, आपका क्लास में किस तरह का बिहेवियर है वो भी परखा जाएगा। यशोदा भट्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप तो एग्जामिनेशन हेड हैं डीपीएस से, जरा समझाइए कि किस तरीके से, क्योंकि कोशिश एंड ऑफ द डे यही है कि बच्चों के ऊपर से मानसिक तनाव थोड़ा कम हो, पहली बात, और दूसरा हम देखते हैं कि 10th और 12th तक आते आते स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। तो पहली बात, तो क्या आपको इसकी जरूरत महसूस होती है कि रिपोर्ट कार्ड चेंज होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, ये भी जरा समझाइए। जी देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनईपी की, ये चीज जो अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, कई स्कूल्स ने ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी कोविड टाइम पे। हमारे ही स्कूल ने CD 2020 के नाम से करिकुलम निकाला था, जिसमें मेजरली सारी चीजें इंक्लूडेड है। हम जब बात करते हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट जो हम लेते हैं, पहले पेन एंड पेपर के तौर पे होता था कि ईयर एंड में आपके 2 बार पेपर हो रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड में उनके मार्क्स जा रहे हैं। लेकिन अब असेसमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया है। असेसमेंट अब ऐसा नहीं होता कि बच्चों को डेट्स दी जाती है कि जी इस तारीख को आपका ये सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया है, जो कि आपका टीचिंग के साथ हो रहा है, जिसमें बच्चे को कई बार पता भी नहीं होता कि उसकी असेसमेंट हो रही है ना। इससे फायदा क्या है कि एक तो जेन्युइन बच्चा प्रिपेयर होके जो सीख रहा है वही आपका क्लास में आके बोल रहा है। दूसरी चीज, टीचर उसको ऑन द हैंड उसी टाइम पे फीडबैक भी देती है। जहां हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे बात हो रही है आपकी फीड, हमारे पहले उसमें क्या होता था, आपका मार्क्स चले गए लेकिन टीचर का कोई फीडबैक नहीं होता था ना। यहाँ पे टीचर का फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो प्ले करता है। टीचर बताती है उनको कि आपने कहाँ कहाँ आपके गलतियां हैं, कहाँ आपको अपने ज्यादा वो देना है। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो आप अगर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, यस, अब आने वाले दिनों में रिपोर्ट कार्ड पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम गोल सेटिंग की जहाँ पे बात कर रहे थे, गोल सेटिंग भी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक बार नहीं किया जाता है। ऐसे हम लोगों के स्कूल में भी गोल सेटिंग होता है। हम लोग पहले गोल सेटिंग करवाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद बीच में जाके जब थोड़े सा टाइम बीत गया तो फिर उस गोल सेटिंग में रिव्यू किया जाता है। फिर टीचर्स बैठ के देखती हैं कि बच्चे ने क्या लिखा था, बच्चा कहाँ पे पहुंचा हुआ है, और फिर उसको फीडबैक दिया जाता है ताकि वो उस गोल पे काम कर सके। बिल्कुल। और एक पीयर ग्रुप के साथ किस तरीके से बच्चे का बिहेवियर और एटीट्यूड है, क्या आप लोग इसको भी परखते हैं? बच्चे बड़े खुलकर बोलते हैं। आजकल के बच्चे, अगर आप जनरेशन को देखेंगे तो पहले हमारी तरह नहीं थे कि हम बच्चों के सामने, हम टीचर्स के सामने सोचते थे कि हम बोले कि नहीं बोले। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल खुल के बोलते हैं कि ये पूरा मैंने देखा है बच्चों की गोल सेटिंग जब वो भरते हैं तो वो ये भी वो हिचकिचाते नहीं है कि मेरे पेरेंट्स चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। वो अगर डांसर बनना चाहते तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि आई वांट टू बी अ डांसर, आई वांट टू बी अ क्लासिकल डांसर, और फिर टीचर उसी हिसाब से उसमें काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए काम बिल्कुल करेंगे, यानी चलिए में काम। यशोदा जी आपके पास आती हूँ, कुछ आवाज की भी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर ज्योति, जरा बताइए कि ये पूरी तरह से बच्चों के मन को पढ़ने की कोशिश, पहली बात, उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि पेरेंट्स का भी तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, कितनी कारगर साबित हो सकती है ये?
तो नवजोत, हम रियलाइज कर रहे हैं पिछले काफी सालों से कि जो हमारा एजुकेशन और एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल स्किल को असेस नहीं कर पा रहा है, और उसके चलते आई गेस ये न्यू एजुकेशन सिस्टम है। जहाँ तक हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, डेफिनेटली जो हमारा एग्जाम के प्रति एटीट्यूड है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि एग्जाम से हम क्या असेस कर रहे हैं, क्या आउटकम है। और पहले अभी तक रहा है कि 100 में से कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरीके का आपको मिलता था असेसमेंट का रिपोर्ट, तो हमारा फोकस रहता था कि मैक्सिमम नंबर आए, और मैक्सिमम नंबर का मतलब है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और उसमें स्किल है। लेकिन अगर हम इस असेसमेंट पैटर्न को बदलते हैं, या पैटर्न जो भी रहे उसको डिपिक्ट करने का तरीका बदलते हैं, तो डेफिनेटली काफी चीजों पे हम फोकस करते हैं, होलिस्टिकली फोकस करते हैं। तो छोटे बच्चों और एटलीस्ट मेट्रो सिटी के स्कूल्स में, जैसे अभी यशोदा जी भी बोल रहे थे, हम देखते हैं कि हम उन चीजों पे कमेंट्स टीचर्स के देखते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में ये चल रहा है, गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल्स में कितना ये है मैं अभी नहीं जानती, पर उससे एक असर जरूर पड़ता है जो मैं एज अ पेरेंट खुद भी देख सकती हूँ कि मेरा फोकस ये नहीं होता कि अब इस बच्चे के कितने परसेंट आए। मेरा फोकस ये भी होता है कि हाँ, मैम ने क्या लिखा, कि लैंग्वेज स्किल्स उसकी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, इंटरपर्सनल कितना है, बोल कितना पाता है। तो वो चीज जब हम देखते हैं तो एज अ पेरेंट हमारा फोकस जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। तो आई थिंक इट विल चेंज द एटीट्यूड। इसी को सीधे सीधे दीपिका जी, बहुत अच्छी बात ज्योति जी ने की, इसी को कहेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस हो रहा है, और यही एनईपी की बात है। दूसरी बात दीपिका जी, क्या नंबर्स का प्रेशर कम होगा, और क्या आने वाले समय में ये सोच बदलेगी जो हमारे समाज में है कि मार्क्स ही अल्टीमेटली बच्चे की काबिलियत बताने के लिए काफी है? क्या ये सोच बदलेगी? अगर नंबर नहीं भी आए हैं तब भी बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, उसमें काबिलियत है, क्या ये सोच हम बदल पाएंगे इससे? चैलेंजिंग है, क्योंकि पेरेंट हमें ये सोच बच्चों में नहीं करनी। बच्चे प्रोग्रेसिव हैं, आप जैसे उनको ब्रिंग अप करेंगे वो होंगे। चैलेंज है अभी पेरेंट्स को ये काउंसिल करने में कि ये आपको ये बदलनी है, क्योंकि स्कोर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आपके 10 साल या 15 साल बाद कौन पूछता है क्या स्कोर्स हैं, राइट आफ्टर यू लेफ्ट स्कूल। तो स्कोर्स का ये सोच बदलनी पड़ेगी, हमें पेरेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, बच्चों में और स्कूल्स में। आई थिंक आ जाएगा, स्पेशली जैसे अभी यशोदा जी ने और पैनलिस्ट ने भी कहा है कि जो अर्बन स्कूल्स हैं, जो मेट्रो के स्कूल्स हैं, उनमें ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और देयर आर थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग ऑन द ग्राउंड। बट जो चेंजेस हैं वो बहुत सारा तो बच्चा हमारा रूरल ही है, तो हमें उसके अंदर चेंज करना है, और उसके अंदर उनको ये समझाना है। जो आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, आप रिपोर्ट कार्ड में तो तभी डालेंगे ना अगर आपने स्कूल में वो सब चेंजेस किए होंगे। बिल्कुल, आप उसी को असेस करेंगे। तो हमें ग्राउंड पे चेंजेस लाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही आरसी जैन साहब, जिस एनईपी की आप बात कर रहे थे, यहां से फिर वही सवाल उठता है कि जब हम एनईपी की बात करते हैं वो लागू तो हो गया है, लेकिन हम शहरों में इसका असर देखते हैं, गांव में अभी भी हमारे पास वैसे स्किल्ड टीचर्स तक नहीं है, उस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखिए, एनईपी को लागू करने से पहले प्रधानमंत्री ने 300 पॉइंट्स ऐसे चुने हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और उसके ऊपर पिछले 3-4 साल से काम भी चल रहा है। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट की तरह नहीं है कि इसको बनाकर डाल दिया मार्केट में, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री और नई शिक्षा पॉलिसी के प्रति बड़े सीरियस है, और आप देखेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए 300 जो नए फोकस किए गए थे उस पर काम भी चल रहा है, चाहे वो आपका सिलेबस बनाने का काम है, चाहे टीचर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, चाहे स्कूलों में सुधार करने का कार्यक्रम है, सारी सुविधाएं देने का कार्यक्रम है। इसको खाली ये बनाने के लिए नहीं है। और अभी भी आप ये देखें कि इसमें जो मेन फोकस दिया गया है कि प्रधानमंत्री इस बात से बड़े चिंतित होते हैं कि बच्चा जो स्ट्रेस में आता है, इसीलिए हर साल बिल्कुल वो भी हमने देखा। एनसीईआरटी जिस तरीके से विचार कर रहा है कि रिपोर्ट कार्ड को बदला जाए, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस वक्त यशोदा जी मौजूद हैं। यशोदा जी, समझाइए जरा, आज का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें क्या क्या चीजें, अगर हम कहें बदलाव आपने कितने देखे हैं इंक्लूड हुए, और कितने इंक्लूड करने की जरूरत है, और जो एनसीईआरटी की तरफ से 3-4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप अपने पेयर ग्रुप के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं उसका भी आंकलन होगा, आपने गोल सेटिंग्स कितनी मीट किए हैं उसका भी एक आंकलन होगा। ये सारी चीजें अगर इंक्लूड की जाती हैं तो कितना फायदा इसका होगा? यशोदा जी।
ओके, तो देखिए रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें, जो पहले हमारे टाइम पे रिपोर्ट कार्ड होता था तो उसमें आता था जी इंग्लिश में 50 में से 45 नंबर आए, या मैथ्स में 50 में से 40 नंबर आए। लेकिन अगर आज की आप रिपोर्ट कार्ड अगर देखेंगे बच्चों की, तो पहली चीज उसमें नंबर्स कहीं पे भी नहीं है। उसमें हम बच्चों को लेवल्स देते हैं, जैसे कि एक्सेलिंग, डेवलपिंग, प्रोफिशिएंट या बिगिनिंग। तो उससे फायदा ये है कि बच्चा को लेवल पता चल रहा है कि वो उस पर्टिकुलर चीज में किस लेवल में है। अब वो भी खाली ऐसे नहीं चाहता कि इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश में डेवलपिंग है या एक्सेलिंग है। इंग्लिश में भी बच्चे का ऑनगोइंग असेसमेंट हुआ है, जो ड्यूरिंग द क्लास हुआ था, जिसमें उसके लिसनिंग स्किल्स को चेक की गई थी, स्पीकिंग स्किल्स को चेक की गई थी, ग्रामर हुआ होगा, लिटरेचर हुआ होगा। तो सबके रूब्रिक्स अलग अलग डिजाइन होते हैं, और उन रूब्रिक्स के बेसिस में क्लास के अंदर टीचर असेस करती है बच्चे को और फिर लेवल देती है। और साथ में लेवल देने के बाद टीचर से कहा जाता है कि आपको इसके इस बच्चे के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको उसको कमेंट लिखना है, फीडबैक देना है कि उसने कहाँ पे अच्छा किया, कहाँ पे बुरा किया। तो यानी ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मार्क्स, पहले एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आता था जिसमें मार्क्स लिखे हुए होते थे। अब रिपोर्ट कार्ड के नंबर ऑफ पेजेस आप देखेंगे तो 7-8 हो गए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्किल्स हैं, हर स्किल्स के अलग अलग रूब्रिक्स हैं, और हर रूब्रिक्स के आगे उस बच्चे का पर्टिकुलर लेवल होता है। अब यहाँ पे जब लेवल दिया जाता है, लेवल ऐसे नहीं है कि पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ है, वो कैसे भी हो सकता है। आपका लिसनिंग है, कभी भी टीचर लिसनिंग का दे सकती है, बच्चे को यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा उसका टेस्ट हो चुका है। स्पीकिंग का, ओवरऑल स्पीकिंग ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि ऑब्जर्वेशनल स्पीकिंग में लग रहा है, या आपका ऐसा भी हो सकता है कि पीयर टेस्टिंग जो होती है, क्लास में ग्रुप में बिठा दिया और पीयर टेस्टिंग आपकी चल रही है। तो देखा जाए तो काफी चेंज है रिपोर्ट कार्ड के अंदर पहले के और आज के दौर। यानी ज्योति जी, एक क्लैरिटी कम से कम स्कूल्स को दी गई है, दी जा रही है, आ रही है, बच्चों में वही क्लैरिटी भरी जा रही है। बड़ी अच्छी बात यशोदा जी ने की कि कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनका टेस्ट हो रहा है या उनको एग्जामिन किया जा रहा है। बातों बातों में टीचर्स उनको एग्जामिन करते हैं, और ये सोच जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स पर आ जाता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो नंबर के बेसिस पर ही अपने बच्चों को आंकते हैं। जैसे हम अभी बात की, बहुत सारी को भी दीपिका जी, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, मैं लौटूंगी। ज्योति जी आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे। दीपिका जी से सवाल एक कर लेती हूँ। दीपिका जी, कितना प्रेशर स्कूल पर बढ़ जाता है, या हम कहें कि आपके लिए अब ज्यादा प्रेशर नहीं है, बातों बातों में, खेल खेल में आप बच्चों को असेस कर सकते हैं? वो पर्सपेक्टिव की बात है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी, क्योंकि हर गुड स्कूल और हर गुड टीचर शायद शुरू से ये करते थे, मगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। अब डॉक्यूमेंटेशन है। प्रेशर सिर्फ ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स को सेम पेज पे लाना है। बच्चे तो आ जाते हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि उन सब लोगों को उस पेज पे लाना है। और अगर हम कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करनी है, तो हमें उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे टीचर्स इवन अर्बन एरियाज में भी उसको मानेंगे या उसको फॉलो कर लेंगे। तो उन सबको भी सेम पेज पे लाना है। और आई थिंक अगर हम इसको एक प्रोफेशनल लेते हुए एक पार्ट ऑफ लाइफ लें, जो हम करते ही हैं, अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, तो प्रेशर वैसा नहीं है। मगर ऑफ कोर्स क्योंकि ये चेंज है, हमें सारे लोगों को इकट्ठा लेके चलना है, सारे स्टेक होल्डर्स को। सो दैट इज द रीजन कि हमें अभी इनिशियली थोड़ा सा सारा वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, गोल्स हैं, वो गोल्स पेरेंट्स को भी सेट कराने पड़ेंगे, टीचर्स को भी और बच्चों को। बिल्कुल। आरसी जैन साहब, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सामने? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैडम ने सीसीएस की बात की थी। सीसीई जब शुरू किया गया तो उसका मिसयूज बहुत ज्यादा तरीके से होता है, जिसके लिए हम लोगों ने भी मांग की थी कि इसको खत्म करो। इसमें सारा एजुकेशन का पैटर्न सीसीई पे डाल दिया गया था, जिसके कारण जो बच्चे का जो बाकी विकास था वो रुक गया था। और उसमें भी कई जगह ऐसा देखा गया था कि उसका मिसयूज ज्यादा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये जो परख है, जिसके माध्यम से अभी ये बात करी थी, इसका काम जितने भी हिंदुस्तान में अलग अलग बोर्ड्स हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना, ये एक बड़ा भारी काम है। इसके माध्यम से जो तालमेल बैठा करके सभी बच्चों को एक लेवल पे लाना, ये एक बड़ा भारी काम है, जिसके लिए
हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए नई शिक्षा नीति में सरकार प्रयास भी कर रही है। वो हर पॉइंट को डेवलप कर रही है, हर पॉइंट पे काम कर रही है कि वहां पे उनका काम हो। जैसे आप देखो बोर्ड में अभी भी आप देखें, सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो पूरे इंडिया में जिसको मान्यता प्राप्त है। हर आदमी अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से एग्जाम दिलाना चाहता है, पर कुछ बोर्ड हमारे ऐसे भी हैं कि उनके बोर्ड में बच्चे के 90% 95% आ जाते हैं, पर जो सीबीएसई बोर्ड के नीचे आते हैं तो उसके माध्यम से फिर वो 0 पे हो जाते हैं। तो तभी आपने देखा कि ये क्यूट का एग्जाम क्यों शुरू किया गया। हाँ। इसकी हम लोगों ने मांग की थी कि अगर बच्चे को, बहुत सारे मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा जिस प्रकार से खुली नकल चलती है, वही है कि वहां पर कम से कम उसके स्कूल एग्जामिनेशन से नहीं, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही उसको एडमिशन मिले। चलते चलते ज्योति जी, अब यहाँ पर प्रेशर आता है सारा पेरेंट्स पर, या फिर हम कहें कि वो क्रिएट कर देते हैं। काउंसलिंग वहां पर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो जैसे हम सबकी बात सुन रहे हैं, एक नया सिस्टम है और जब हम ट्रांजिशनल फेज में होते हैं तो हर एक के लिए एक ये नई चीज हो जाएगी, ना सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे इसी सिस्टम में हैं, दे विल सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके टीचर्स के लिए जिनको कि ये असेसमेंट लर्न करना है कि किस तरीके से हमें होलिस्टिकली बच्चों को आंकना है, और पेरेंट्स के लिए कि उस अंकन का आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि बच्चों की लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलरली उस चीज पे काम करना है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसके दौरान। एक बहुत अच्छी चीज जो आप ये नए सिस्टम में देखेंगे, उसमें जो मेंशन्ड है वो डिजिटल एजुकेशन पे है, ब्रिंगिंग किड्स क्लोज टू कल्चर पे है। बिकॉज आई थिंक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता चला आ रहा है वो वही अंग्रेजों के जमाने का चलता चला आ रहा है। तो हमें बहुत अपने करिकुलर में, चलिए एक नई अप्रोच है, हम उम्मीद यही करते हैं कि इससे कम से कम बच्चों पर प्रेशर कम पड़े, और ये एक पॉजिटिव थॉट के साथ ही जैसे स्कूल्स भी इसको ले रहे हैं और पेरेंट्स को भी यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चों पर प्रेशर और स्ट्रेस कम करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।